Hello students, myself Dr. Hitesh Mantri, Associate Professor, Department of कॉमर्स भारतीय आयुर्वेद कॉलेज। आज हम पीडियाट्रिक सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ पढ़ेंगे। वैसे बहुत से डिसीज़ हैं जिसमें से दो ऐसे डिसीज़ हैं जो अपने को कॉमनली ओपीडी में मिलते हैं और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक निमोनिया और एक डायरिया। ये दोनों कंडीशंस बच्चों में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि इनमें डेथ भी होती है। इंडिया और वर्ल्ड वाइड सभी जगह निमोनिया और डायरिया से हर साल कई बच्चे मरते हैं। तो उसमें का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निमोनिया आज हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ निमोनिया? निमोनिया इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरेन्काइमा ऑफ द लंग्स की जो पैरेन्काइमल सेल्स रहती है उसका इन्फ्लामेशन यानी निमोनिया। It is caused by two factors. First is infective, second is non-infective. Infective causes includes microorganisms and like bacteria, viruses, and non-infective causes includes aspiration of food और gastric acid. इसके से aspiration pneumonia होता है। Foreign bodies, hydrocarbons and lipoid substance just like kerosene, petrol, etc. Hypersensitivity reactions and drug और radiation induced pneumonitis, ये नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज़ हैं। इटियोलॉजी। अब इटियोलॉजी में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स है बैक्टीरियल कॉजेज़ में जो इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरियल और वायरल में। तो पहले बैक्टीरियल देखेंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसको निमोकोकस बोलते हैं, ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल पैथोजन है जो निमोनिया क्रिएट करता है। इसके बाद में क्लैमिडियल निमोनिया, माइकोप्लाज्म निमोनी, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस, देन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एच इन्फ्लुएंजा and Staphylococcus aureus are the major causes of hospitalization and death। और ये जो तीनों हैं ये बहुत कॉमनली फाइंडिंग मिलती है बिटवीन 3 months to 3 years। वैसे ही इनिशियली न्यूबॉर्न से लेके 2 months तक के कैप्सुलर निमोनी और ई कोला, ये दो बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया बहुत कॉमनली फाइंड आउट होता है। उसी तरह वायरल पैथोजेंस are prominent cause of LRTI in infants and childrens below 5 years of age। जो 5 साल के अंदर के बच्चे रहते हैं उनमें वायरल कॉज बहुत रहता है जिससे LRTI होता है, और वहीं जो वायरल निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं वो 2 से 3 साल के बच्चों के बीच में सबसे ज़्यादा रहते हैं। वायरल पैथोजेंस में भी इन्फ्लुएंजा वायरस और रेस्पिरेटरी सेंशियल वायरस RVS जिसको बोलते हैं, ये मेजर पैथोजेंस है 3 साल के अंदर के बच्चों में निमोनिया क्रिएट करने के लिए। अब पैथोजेनेसिस, किस तरीके से ये पैथोजेंस लंग्स को डैमेज करते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसका नॉर्मल फंक्शन क्या रहता है, कैसा रहता है? इज़ नॉर्मली केप्ट स्टराइल बाय फिजियोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म। ये हमेशा खुद को स्टराइल रखता है फिजियोलॉजिकल डिफेंस से, इंक्लूडिंग द म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, जो म्यूकोसिलरी रहते हैं वो क्लियरेंस, उसके क्लियरेंस है। द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सिक्रीशन सच एज सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन्स ए एंड क्लियरिंग द एयरवे बाय कफिंग। एक म्यूकोसिलरी क्लियरेंस से वो जो भी स्लफ मटेरियल जो बलगम बनते हैं वो सब निकल जाता है। दूसरा, नॉर्मल सिक्रीशंस जो इम्यूनोग्लोबिन्स ए वगैरह बनते हैं वो भी उसको नॉर्मल रखते हैं ट्रैक को। और क्लियरिंग द एयरवे बाय कफिंग, ऐसे कोई भी अगर बलगम्स या कुछ भी मटेरियल आता है, कोई भी फॉरेन बॉडी आती है तो हम उसको कफिंग करके निकाल देते हैं। ये नॉर्मल रेस्पिरेटरी ट्रैक का फिजियोलॉजी है। अब पैथोजेनेसिस कैसे होता है? अगर वायरल है तो वायरल निमोनिया में क्या होता है? इसमें इनिशियली रिजल्ट्स फ्रॉम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन अलोंग द एयरवे, जो एयरवे रहती है उसके अंदर भी इन्फेक्शन होता है, और उसके बाद में डायरेक्ट इंजुरी ऑफ द रेस्पिरेटरी इन्फ्लेक्शन एपिथेलियम।
तो जो रेस्पिरेटरी इपिथेलियम रहते हैं इसमें ये जो ऑर्गेनिज्म है ये डायरेक्ट इन्फेक्ट करते हैं और उनको डैमेज करते हैं, रिजल्टिंग इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन होता है। फ्रॉम कैसे, एक तो स्वेलिंग से, दूसरा एबनॉर्मल सिक्रीशन से, एंड सेलुलर डेब्रिस, जो उसके सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं उसका जो वेस्ट मटेरियल डेवलप होता है उसको हम सेलुलर डेब्रिस बोलते हैं। इस सब के वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। स्मॉल कैलिबर ऑफ एयरवे इन यंग इन्फेंट मेक देम पर्टिकुलरली सब्सेप्टिबल, जो छोटी छोटी जो कैलिबर्स रहता है एयरवे का यंग इन्फेंट्स में, वो ससेप्टेबल करता है टू मेक सीवियर इन्फेक्शन। इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बाद में एटेलेक्टेसिस डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, एंड इंटरस्टिशियल ईडिमा डेवलप होता है, एंड वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। ये सब के वजह से जो वेंटिलेशन परफ्यूजन होना चाहिए, जो गैस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है वो मिसमैच होती है, कॉजिंग सिग्निफिकेंट हाइपोक्सीमिया, जिसकी वजह से हाइपोक्सीमिया डेवलप होता है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पैथोजेनेसिस प्रोसेस वेरीज अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिजम्स, थोड़ा थोड़ा डिफ़र करता है लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़र नहीं करता है। अटैच टू जैसे माइकोप्लाज्म निमोनी, ये पहले अटैच होता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को, फिर सीलियरी एक्शंस को इनिबिट करता है जिसकी वजह से सेलुलर डिस्ट्रक्शन होता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, इन्फेक्शन की प्रोसेस प्रोग्रेस होती है, और स्लफ सेलुलर डेब्रिज, इन्फ्लामेटरी सेल्स और म्यूकस कॉजेज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ये होता है निमोनिया में, माइकोप्लाज्म निमोनिया में। वैसे ही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिस अगर अपन देखेंगे तो इसमें प्रोड्यूस पहले लोकल एडिमा डेवलप होता है, फिर ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं, वहाँ पे प्रोलिफरेशन होता है, स्प्रेड इनटू एडजेसेंट पोर्शन ऑफ लंग्स, वो अलग अलग जो उसके लंग्स का जो अलग पोर्शन है उसके ऊपर में स्प्रेड अप होता है, और फोकल लोबुलर इन्वॉल्वमेंट, एक टिपिकल लोब जो रहता है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में। अब स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस देखेंगे, इसमें वही मैनिफेस्ट एज ब्रोंकोनिमोनिया, इसमें यूनिलैटरल भी हो सकता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव एरिया ऑफ हीमोरेजिक नेक्रोसिस, जो एक्सटेंसिव एरिया रहता है वहाँ पे हीमोरेजिक नेक्रोसिस होता है, और इरेगुलर एरिया ऑफ कैविटेशन ऑफ लंग पैरेंकाइमा, जो लंग पैरेंकाइमा रहता है उसका इरेगुलर कैविटेशंस डेवलप करता है, जिससे निमेटोसिल या एम्पाइमा होने के चांसेस रहते हैं। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ रिकरेंट निमोनिया। अब हमने अभी तक के पैथोजेनिस देख लिए थे, अब आगे देखेंगे व्हाट इज़ रिकरेंट निमोनिया। इट इज़ डिफाइंड एज 2 or more एपिसोड्स इन अ सिंगल ईयर, यानी एक साल में 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड होना, और 3 or more एपिसोड्स एवर विथ रेडियोग्राफिक क्लियरेंस बिटवीन ऑकरेंस। अब देखिए इसमें बहुत अच्छे से बताया है, 2 or more एपिसोड इन अ सिंगल ईयर है, एक साल में 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड है तो हम उसको रिकरेंट निमोनिया बोलेंगे, या फिर 3 or more एपिसोड्स एवर, यानी उसके लाइफ में कभी भी 3 या 3 से ज़्यादा बार अगर निमोनिया होगा विथ रेडियोग्राफिक क्लियरेंस बिटवीन द ऑकरेंस, यानी पहली बार अगर निमोनिया हुआ है, हमने एक्सरे देखे उसके अंदर में निमोनिया निकला, ट्रीटमेंट किए, क्लियर हो गया। सेम हो सकता है 2 महीने बाद, कभी 1 साल बाद में प्रॉब्लम हुआ होगा, फिर सेम कंडीशंस, उसको निमोनिया डेवलप हुआ, एक्सरे में देखे उसमें निमोनिया निकला, ट्रीटमेंट किए, फिर रेडियोग्राफिक क्लियरेंस हो गया। ऐसे 3 या 3 से ज़्यादा बार होता है तो भी उसको हम रिकरेंट निमोनिया बोलेंगे। स्लो रिजॉल्विंग निमोनिया, अब निमोनिया इसे एक और टर्म दी हुई है जिसमें परसिस्टेंस ऑफ सिम्टम्स और रेडियोग्राफिक एबनॉर्मेलिटीज़, जो सिम्टम्स रहते हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, और रेडियोग्राफिक एबनॉर्मेलिटीज़ बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड टाइम, यानी टाइम कोर्स, जो सिम्टम्स है या जो रेडियोग्राफिक एबनॉर्मेलिटीज़ है, जो एक एक्सपेक्टेड टाइम रहता है डिसीज़ का, उससे भी उस टाइम तक के भी अगर क्लियर नहीं होता है या रहता है लेकिन पहले से कम होता है, उसको हम स्लोली रिजॉल्विंग निमोनिया बोलते हैं। अब टाइम कोर्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन
ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा, एक्सटेंट ऑफ डिसीज़ कितना स्प्रेड अप हुआ है, एंड प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेटिंग कंडीशंस, यानी जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस की कंडीशंस है उसके, जैसे एग्जांपल, अब अगर एक छोटा सा पैच रहेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन वही अगर दोनों लंग्स में बड़ा पैच है, दो लोब इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको रिजॉल्व होने को टाइम लगेगा। दैट मीन्स एक्सटेंट ऑफ डिसीज दोनों लंग्स में फैला हुआ है, और प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स, अब उसके साथ में एम्पाइमा डेवलप हो गया या फिर प्लूरल इफ्यूजन डेवलप हो गया है, तो ये जो कॉम्प्लिकेटिंग कंडीशंस है ये जब तक कल ठीक नहीं होंगी तब तक कल पूरा निमोनिया क्लियर नहीं होता है, इसलिए इसको स्लोली रिजॉल्विंग निमोनिया बोलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है? एक डायरेक्ट स्प्रेड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन विद इन द थोरेसिक कैविटी, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसका डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है थोरेसिक कैविटी के अंदर में, जिससे प्लूरल इफ्यूजन, एम्पाइमा और पेरिकार्डिटिस ये कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा बैक्टीरियमिया, जो पूरे ऑल ओवर बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है, एंड हिमेटोलॉजिकल स्प्रेड, जो पूरे ब्लड के थ्रू पूरे ऑल ओवर बॉडी में ये स्प्रेड अप हो सकता है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थोड़ा इसमें डिफ़र करता है, एक वायरल के लिए थोड़ा अलग रहता है, बैक्टीरियल के लिए अलग फीचर्स रहते हैं। वायरल में फीवर यूजुअली प्रेजेंट्स, हमेशा प्रेजेंट रहेगा, टेम्परेचर लोअर देन द बैक्टीरियल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया में जो टेम्परेचर रहेगा उससे थोड़ा सा लोअर साइड रहेगा। टेकिपनिया मोस्ट कंसिस्टेंट क्लिनिकल फीचर्स, इसके अंदर में टेकिपनिया हमेशा मिलेगा, नहीं टेकिपनिया मीन्स रेस्पिरेशन रेट बढ़ना। देन इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग accompanied by intercostal, subcostal and suprasternal retraction, nasal flaring and use of accessory muscles। इसमें क्या होता है? टेकिपनिया जो निमोनिया में डेवलप होता है उसके अंदर में एक इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग का वर्क बढ़ जाता है। अकम्पनीड बाय, कैसे पता चलेगा आप देखोगे तो इंटरकोस्टल, सबकोस्टल और सुप्रास्टर्नल रिट्रैक्शन, ऐसे जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। नेज़ल फ्लेयरिंग, नाक की जो दोनों साइड की पुड़िया हैं वो ये आपको हमेशा फूलती दिखेंगी जब भी सांस लेंगे बचेगा। और यूज़ ऑफ एसेसरी मसल्स, जो साइड की जो मसल्स रहती है वो देता है। साइनोसिस एंड फैटिग, एक तो आपको चेहरे पे नीलापन दिखेगा और फैटिग थकावट, यानी पेशेंट थक जाता है इन सीवियर इन्फेक्शन। जब ये सीवियर वायरल इन्फेक्शन रहेगा तब इसमें ऐसा होता है। देन अब जब हम उसको ऑस्कल्ट करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? क्रैकल्स एंड वीजिंग ऑन ऑस्कल्ट। क्रैकेट्स मीन्स जो फटाके फूटते हैं वैसा। इसकर अपने को अगर क्रैकल्स समझना है तो हम जब पेपर को फाड़ते हैं तो आप पेपर को जब दो फाड़ते हैं धीरे धीरे फाड़िए तो जो आवाज़ आती है वो क्रैकल्स रहता है। और विजिंग्स मीन विजलिंग साउंड, जैसे सीटी बजती रहती है वैसा जब हम लंग्स को ऑस्कल्ट करेंगे तो उसके अंदर में मिलता है। अब रिस्क फैक्टर इसमें क्या रहता है? लो बर्थ वेट, विटामिन ए डिफिशियंसी, माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, पैसिव स्मोकिंग, लार्ज फैमिली साइज एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रोंकाइटिस एंड एयर पोल्यूशन। ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स के वजह से बच्चों में रिपीटेडली वायरल निमोनिया और वायरल निमोनिया होने के चांसेस है। एग्जांपल जैसे कोई लो बर्थ वेट बेबी भी रहा होगा, जैसे 2 किलो का हुआ होगा, 1.5 किलो का हुआ होगा, ऐसे बेबी की इम्यून सिस्टम, लंग सिस्टम डेवलप नहीं रहती है तो इनको वायरल निमोनिया होने के चांसेस रहता है। तो इसलिए निमोनिया का पेशेंट जहाँ ज़्यादा हो, बर्थ हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन बैक्टीरियल निमोनिया, जैसे हमने देखे उसमें वायरल निमोनिया में फीवर लोअर देन बैक्टीरिया, इसमें क्या रहेगा? हाई फीवर विथ शेकिंग चिल्स, यानी फीवर के साथ में चिल्स भी रहेंगे। देन कफ एंड चेस्ट पेन, कफिंग रहेगा उसके साथ में उसको चेस्ट पेन भी रहेगा। इंटरमिटेंट पीरियड्स ऑफ रेस्टलेसनेस एंड रैपिड रेस्पिरेशन, थोड़ा रेस्टलेस रहेगा फिर जल्दी जल्दी सांस लेगा, ऐसे उसके अंदर बताएं। ड्राई हैकिंग, अनप्रोडक्टिव कफ, ड्राई कफ रहेगा, हैकिंग यानी बहुत ताकत लगाना पड़ता है उसको जिससे थकावट आ जाती है उसको,
और अनप्रोडक्टिव कफ जिसमें प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, बलगम नहीं मिलेंगे इनिशियल आपको, और सर्कममोरल साइनोसिस यानी इंटरमिटेंट पीरियड में जैसे रेस्टलेसनेस, रैपिड रेस्पिरेशन होगा तो इस सर्कल के हिसाब से उसमें साइनोसिस डेवलप होता है। नाउ फिजिकल फाइंडिंग, हम जब उसको फिजिकल फाइंडिंग देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा, डिपेंड्स ऑन स्टेजेस ऑफ निमोनिया, जो निमोनिया की स्टेजेस रहेंगी उसमें अपने को पता चलेगा। एक अर्ली में क्या क्या मिलेगा, डिमिनिश ब्रीथ साउंड, जो ब्रीथिंग साउंड रहेगा वो थोड़ा सा डिमिनिश रहेगा, स्कैटर्ड क्रैकल्स, जो क्रैकल्स रहते हैं वो स्कैटर्ड रहेंगे, एंड रोंका और कॉमनली हर्ड ओवर अफेक्टेड एरिया, जो अफेक्टेड एरिया रहता है वहाँ पे रोंकाइस यानी जो हवा चलती जो जू 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 आवाज़ आती है उसको हम रोंकाइस बोलते हैं, वो रोंकाई मिलेंगे। विथ डेवलपमेंट ऑफ निमोनिया कंसोडिलेशन और कॉम्प्लिकेशन, अगर निमोनिया में कंसोडिलेशन या कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते सच एज इफ्यूजन, एम्पाइमा और निमोथोरैक्स, तो ऐसे कंडीशन में हम जब परकशन करेंगे तो वो अफेक्टेड एरिया पे डलनेस रहेगा और एंड ब्रीथ साउंड जो रहेंगे उस एरिया में वो डिमिनिश रहेंगे ना। अगर हम स्टेथो से देखेंगे तो वो एरिया में हमारे को साउंड्स, एंटरिंग साउंड, एग्जिस्ट साउंड आपको नहीं मिलेंगे। देन रेस्पिरेटरी छोड़ के अगर हम देखेंगे तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक डायलेशन जो फ्रॉम एयर, क्योंकि वो नेज़ल से सांस नहीं ले पाता ज़्यादा तो वो मुंह का भी सांस लेता है, और जब मुंह से सांस लिया जाता है तो पेट में गैसेस स्टमक में हवा भर जाती है, इसलिए गैस्ट्रिक डायलिटेशन होता है और उसी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है। एब्डोमिनल पेन होता है, वो भी कैसा होता है, कॉमन इन लोअर लोब निमोनिया। जब अगर लोअर लोब निमोनिया रहेगा तो एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि वो जो मसल्स रहते हैं उसको कहीं ना कहीं पेन क्रिएट करते हैं उसमें। लीवर एनलार्जमेंट बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायफ्राम, जब निमोनिया होता है तब डायफ्राम थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाता है डाउनवर्ड साइड, तो उसके अंदर में लीवर एनलार्जमेंट मिल जाती है। नुक्कल रिजिडिटी यानी मीन्स नेक रिजिडिटी जो बोलते हैं। इन राइट अपर लोब इन्वॉल्वमेंट, अगर राइट अपर लोब इन्वॉल्वमेंट है तो आपको न्यूक्कल रिजिडिटी भी उसके अंदर में मिलेंगे। इन्फेंट्स में क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे, एक एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ फीवर, सडनली बुखार आएगा, उसको तेज बुखार रहेगा, वो भी रेस्टलेस रहेगा, बच्चू एकदम रेस्टलेस रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहेगा, बच्चों में रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, ग्रंटिंग रहेगा, नेज़ल फ्लेरिंग्स मिलेंगी, क्योंकि जहाँ बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो बॉडी डिस्ट्रेस जब डेवलप होता है तो नेज़ल फ्लेरिंग्स भी मिलता है। टैकिपनिया यानी रेस्पिरेशन रेट बढ़ना। टैकीकार्डिया, जो नॉर्मल हार्ट रेट रहते हैं इन्फेंट में 140 तक के, उससे इन्फेंट हार्ट रेट बढ़ जाना। एयर हंगर, वो मुंह खुला रहेगा और चिड़चिड़ करते रहेगा, ये एयर हंगर के सिम्टम्स रहते। साइनोसिस, जहाँ ऑक्सीजन लेवल डिप्रेस होंगी वहाँ पे साइनोसिस मिलेगा, तो चेहरे पे मिलेगा जिसको सेंट्रल बोलेंगे, या पेरीफेरल, हाथ में पैर में नीलापन डेवलप होगा। देन जब रिट्रैक्शन ऑफ सुप्रा क्लेविकुलर, इंटरकोस्टल एंड सबकोस्टल एरिया, जो सुप्रा क्लेविकुलर एरिया है, इंटरकोस्टल है यानी कोस्टल्स के बीच में, और सब कोस्टल्स रीजन के नीचे में, इस एरिया में रिट्रैक्शन रहेगा, यानी वो चेस्ट अंदर की तरफ जाएंगी जब भी उसकी ब्रीदिंग होगी तब। तो ये सिम्टम्स इन्फेंट्स में हमारे को मिलते हैं। नाउ डायग्नोसिस, हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो निमोनिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फैक्टर इज चेस्ट रेडियोग्राफी। ये कंपलसरी है, एक्सरे करे बगैर हम निमोनिया डायग्नोसिस नहीं कर सकेंगे। कई बार लैब फाइंडिंग हमारे को सब नॉर्मल मिल सकती है, लेकिन चेस्ट एक्सरे में ही हम ये बता पा सकते हैं कि उसके अंदर में निमोनिया है कि नहीं है। अब व्हाट इज चेस्ट एक्सरे में क्या मिलता है, इट कन्फर्म द डायग्नोसिस एंड इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन सच एज प्लूरल इफ्यूजन और एम्पाइमा। एक डायग्नोसिस भी करता है और उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन भी रहेगा, वो देगा। वायरल निमोनिया में क्या मिलेगा इसके अंदर में,
और बैक्टीरियल में भी करीब करीब वही फाइंडिंग्स मिलती है। हाइपर इन्फ्लेमेशन विथ बायलैटरल इंटरस्टिशियल इन्फ्लिट्रेट्स, जो रीज़न है उसमें हाइपर इन्फ्लेमेशन मिलता है विथ बायलैटरल इंटरस्टिशियल इन्फ्लेट्स, यानी जो दोनों तरफ की जो इंटरस्टिशियल सेल्स रहती है उसमें इन्फिल्ट्रेशन मिलता है। एंड पेरीब्रोंकियल कफिंग, जो ब्रोंकियल की आसपास की जो रीजन रहती है उसमें कफिंग्स मिलेंगे, आपको सूजन मिलती है वो। नाउ लैब इन्वेस्टिगेशंस, लैब इन्वेस्टिगेशन में हम देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट रहता है WBC काउंट, जिसको TLC काउंट भी बोलते हैं। इन वायरल नॉर्मल भी रह सकता है या एलिवेटेड भी रह सकता है, लेकिन हमेशा 20,000 के नीचे ही रहेगा विथ लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस। तो इसके अंदर में WBC काउंट 15,000, 17,000, 20,000 तक रह सकते हैं, लेकिन लिम्फोसाइट्स बढ़ेगा। अगर लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है तो इट इंडिकेट्स वायरल निमोनिया। इन केस ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया WBC इंक्रीज रहेगा बिटवीन द रेंज ऑफ 15,000 to 14,000, 15,000 से 40,000 के बीच में WBC काउंट्स वेरी होंगे विथ प्रीडोमिनेंस ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, मीन्स न्यूट्रोफिल्स आपका बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया ESR हमेशा आपको रेज मिलेगा। नाउ ट्रीटमेंट पार्ट, ट्रीटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिजम्स ट्रीटमेंट पार्ट थोड़ा सा वेरी भी होता है, बट द आइडियल ट्रीटमेंट पार्ट फॉर निमोनिया इज ड्रग ऑफ चॉइस जो निमोनिया के अंदर में दी गई है उसमें दी है एमॉक्सिसिलिन। एक तो प्लेन एमॉक्सिसिलिन भी यूज़ कर सकते हैं और आप IV एमॉक्सिसिलिन भी यूज़ कर सकते हैं। अब एमॉक्सिसिलिन का डोज क्या रहेगा? अगर हम एमॉक्सिसिलिन यूज़ करते हैं या एमॉक्सिसिलिन विद क्लेवनिक एसिड भी यूज़ करते हैं, उसका डोज रहता है IV डोज अगर हम देखेंगे तो उसमें 80 to 100 मिलीग्राम, कई बुक्स में 80 to 90 दिया हुआ है, कहीं पे 80 to 100 भी दिया हुआ है। तो हम लोग कंसिडर करते हैं 80 to 100 मिलीग्राम पर kg पर 24 आवर्स डिवाइडेड इन 3 डोजेस एंड इट शुड बी गिवन 8 आवरली। यानी अगर किसी बच्चे का वज़न 10 किलो है और अगर हम 800 मिलीग्राम 90 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको 900 मिलीग्राम देना है, तो हम उसको 8 घंटे के ड्यूरेशन में 300 ऐसे हम देंगे 24 आवर में, तो 24 आवर में 900 मिलीग्राम जाएगा। और इसमें जब एमॉक्सिसिलिन प्लस कैल्विक एसिड रहता है तो हमारे को डोज जो ड्रग का है वो एमॉक्सिसिलिन से ही कंसिडर करना पड़ता है, ना कि उनका टोटल का क्लेविनेट एसिड का। ये प्राइमरी और बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है निमोनिया के लिए। सेकंड, सिफोरोक्सिम एक्सिडेल, ये सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, बहुत कॉस्टली ड्रग है, लेकिन आज भी उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि एमॉक्सिसिलिन है एज़ कम्पेयर टू अदर सिफेलोस्पोरिन। इसका डोज है 150 मिलीग्राम पर kg पर 24 आवर्स। इसको हम 2 डिवाइडेड डोज में या 3 डिवाइडेड डोजेज में हम दे सकते हैं। यानी समझो अगर 10 किलो का बच्चू है तो 1.5 ग्राम उसको जाएगा, तो 1.5 ग्राम को हम 2 डिवाइडेड डोजेस करेंगे तो 750 मिलीग्राम सुबह, 750 मिलीग्राम रात को IV दे सकते हैं। अच्छा, अब ये हम चल रहे हैं इंजेक्टेबल, सब में इंजेक्टेबल सेगमेंट्स के हिसाब से हम लोग डोजेस चल रहे हैं, जैसे सेफ्ट्राइक्सोन और सिफोटेक्सिन, ये भी हम निमोनिया में ट्रीटमेंट पार्ट में यूज़ करते हैं। अब एमॉक्सिसिलिन अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल है, निमोनिक पैच है और आप उसको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ओरल रखना है, तो हम उसको ओरल एमॉक्सिसिलिन भी स्टार्ट कर सकते हैं विथ द डोज ऑफ वेरिंग 25 मिलीग्राम टू 50 मिलीग्राम पर kg पर डे। वैसे ही डिवाइडेड इन 3 डोजेज 8 आवरली। कई लोग 50 मिलीग्राम के ऊपर भी चलते हैं और 100 मिलीग्राम तक भी देते हैं, बट बुक पिक्चर बोलता है कि 25 to 50 मिलीग्राम। आपको अगर निमोनिक पैच दिख रहा है डायरेक्टली आप 50 मिलीग्राम से पेशेंट्स को स्टार्ट कीजिए। अटिपिकल निमोनिया जैसे माइकोप्लाज्म निमोनिया या क्लैमिडियल निमोनिया है, ये सब अटिपिकल निमोनिया है। इसके अंदर में ड्रग ऑफ चॉइस जो है
एजिथ्रोमाइसिन इन चिल्ड्रंस, एडल्ट्स और चिल्ड्रंस दोनों में एजिथ्रोमाइसिन भी यूज़ करते हैं। एंड क्विनोलोन्स फॉर एडल्ट्स में क्विनोलोन यूज़ करते हैं। क्विनोलोन्स जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, ये पेडियाट्रिक सेक्शन में हम लोग निमोनिया के ट्रीटमेंट में नहीं देते हैं, ये एडल्ट के लिए रिजर्व रखा जाता है। जैसे एजिथ्रोमाइसिन है, नेक्स्ट क्लेरिथ्रोमाइसिन है। क्लेरिथ्रोमाइसिन भी एक बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, सुपीरियर टू एजिथ्रोमाइसिन है। इस तरीके से हम लोग इसका ट्रीटमेंट पार्ट करते हैं। प्लस इसके सपोर्ट में जब भी आपको निमोनिया का पेशेंट मिले तो आप ओरल जिंक चालू कीजिए, जिसका डोज दिया हुआ है 20 मिलीग्राम पर डे। जिंक इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है और निमोनिया कवर करने में बहुत हेल्प करता है। जिन पेशेंट को रिकरेंट निमोनिया का भी प्रॉब्लम है उनमें हमने जिंक एक 14 डेज का थेरेपी करना चाहिए। बट ओरल जिंक हेल्प एक्सेलरेट्स रिकवरी फ्रॉम द निमोनिया, ये निमोनिया से रिकवरी करने में हेल्प करता है। यही नहीं, हम ये जिंक रिकरेंट डायरिया जो होता है या डायरिया के केसेस में रहते हैं, हम भी वहाँ पे यूज़ करते हैं, ताकि वो की इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है। वहाँ पे यहाँ पे भी इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है लंग्स की भी, और रिकरेंट निमोनिया प्रिवेंट करने में भी जिंक का रोल बहुत अच्छा है। अब रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, हम ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं लेकिन हमको उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। फर्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन क्लिनिकल सिम्टम्स। हमने पेशेंट को एडमिट किया या ओरल मेडिसिन दिया, उसके बाद में हम जो ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं उससे पेशेंट को फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हम पहले कैसे देखेंगे। इम्प्रूवमेंट इन क्लिनिकल सिम्टम्स, उसके क्लिनिकल सिम्टम्स कैसे है। फीवर पहले 103 104 आ रहा था विथ चिल्स थे, 24 आवर्स जाने के बाद में फीवर क्या 104 की फ्रीक्वेंसी अभी 102 पे आई है। पहले 4 आवर्ली आ रहा था या 6 आवर्ली आ रहा था, अब वो 12 आवर्ली आ गया है। तो अगर इस तरीके से ड्यूरेशन इम्प्रूव हो रहा है, फीवर का कंडीशंस कम है, पेशेंट का ब्रेथलेसनेस पहले से कम है, कॉफिंग कम है, विद इन 48 to 96 आवर यानी 2 से लेके 4 दिन के अंदर में ऑफ इनिशिएशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जब भी हम एंटीबायोटिक्स चालू कर रहे हैं उसके 48 से 96 घंटे के अंदर में अगर हमारे को उसके क्लिनिकल सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट्स मिलता है तो ये हम समझेंगे कि हमारे ट्रीटमेंट को पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है। इफ़ नॉट इम्प्रूव्ड, अगर हमारी ये क्लिनिकल सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं तो शुड बी रूल आउट करना चाहिए। क्या एक कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, डेट मीन्स आप रिपीट एक्सरे कीजिए 2 डेज़ के बाद में और उसमें देखिए कहीं एम्पाइमा तो डेवलप नहीं हो रहा है। सेकंड, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, आप जिसने एंटीबायोटिक चालू किए हैं पहले ही अगर पेशेंट ने वो एंटीबायोटिक बहुत खा चुका होगा तो आपके पेशेंट को ये एंटीबायोटिक नहीं इम्प्रूवमेंट देगा, तो दैट मीन्स बैक्टीरिया रेजिस्टेंस है। थर्ड, नॉन बैक्टीरियल इटियोलॉजी, कोई नॉन बैक्टीरियल इटियोलॉजी है क्या जिसमें आप एंटीबायोटिक चालू करने के बाद में भी आपको, जैसे वायरसेस, अगर वायरल इन्फेक्शन है और आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो उसका रोल ज़्यादा नहीं होता। और एस्पायरेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज़, कोई फॉरेन बॉडीज़ उसने एस्पायरेट किया है क्या, जैसे फूड एस्पायरेशन हो सकता है, आपके चने, कई बार बच्चे के फल्ली दाने फंस जाते हैं उसकी वजह से निमोनिया क्रिएट होता है ऐसा कोई फॉरेन बॉडी तो एस्पायरेट नहीं कर लिया है। थर्ड, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, कहीं ब्रोंकस में ऑब्स्ट्रक्शन तो क्रिएट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस, कई पेशेंट को पुराने कोई डिसीजेस तो नहीं है, जैसे सीलियरी डिस्काइनेजिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सीलियरी डिस्काइनेजिया क्योंकि सीलियरी क्लियरेंस, म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस के लिए रहता है, अगर वो डेवलप नहीं हुए हैं, उसका फंक्शनिंग नहीं है, डेट मीन्स सीलियरी डिस्काइनेजिया। और सिस्टिक फाइब्रोसिस, कहीं फाइब्रोसिस तो डेवलप नहीं हो रहा है, लंग्स के अंदर में है जिसके वजह से नहीं होता है। एंड अदर नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़, और कोई दूसरे नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ है क्या, ये सब चीज़ें हमारे को रूल आउट करना मस्ट है। तो इस तरीके से हम निमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं और उसका केयर ले सकते हैं। थैंक यू।